हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर ऑफ क्लास 9। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग को बेसिकली ध्यान देना है कि आखिर ग्रेविटेशन होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशन, और इस ग्रेविटेशन की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं हमारे आसपास, वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन कहते किसको है, तो बहुत बच्चों को ये लगता है कि ग्रेविटेशन जो है सिर्फ अर्थ एक फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो चीज कहलाता है ग्रेविटेशन, है ना। जैसे अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ जो हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उसकी वजह से हम लोग बाइंड हैं, हम लोग अर्थ सरफेस पे टिके हुए हैं, है ना। ये चीज कहलाती है ग्रेविटेशन। ये बात सही है, लेकिन सिर्फ यही चीज ग्रेविटेशन है, ये बात गलत है। ठीक है, तो हम लोग आज ग्रेविटेशन को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन जो है एक्चुअली में ग्रेविटेशन क्या कहलाता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, जितना भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है, ठीक है ना, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है और वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अब ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बातें कहाँ बताई गई हैं, तो ये बातें बताई गई हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा, है ना। न्यूटन, आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं, सबको पता है उनके बारे में। तो इन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है इस यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स कहलाता है ग्रेविटेशन। क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देता वो फोर्स। जैसे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो वो तो दिखता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके तो वो नीचे की तरफ आता है। वो नीचे की तरफ क्यों आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये दो चीजें आपस में फोर्स लगा रही है जिनके पास मास है, सपोज एक टेबल और चेयर आपस में फोर्स लगा रहे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, वो महसूस क्यों नहीं होता, वो फील क्यों नहीं होता हम लोगों को कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे में। तो वो चीजें इसलिए फील नहीं होती क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहां फील होगा जहां पे दो ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कंपेरेबल नहीं हो। ये क्या बात हुई, दो ऑब्जेक्ट का मास कंपेरेबल नहीं होने का मतलब क्या हुआ, मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास जो है बहुत ही कम हो और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या हो, बहुत ज्यादा हो। जैसे अब अर्थ का एग्जांपल ले लो, तो अर्थ का मास हमारे मास से कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दिखाई देता है, वो महसूस होता है हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग टेबल चेयर की बात करें तो टेबल चेयर जो है उनका मास कंपेरेबल है, कितना, 1 किलो 2 किलो 2 kg ज्यादा होगा कम होगा, है ना। लेकिन अर्थ और हमारा मास, या कोई भी सन और प्लैनेट्स का मास, सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है दूसरे प्लैनेट्स पे, तो इनका जो मास है वो कंपेरेबल नहीं है। सन का मास और अर्थ का मास, इन दोनों का मास कंपेरेबल नहीं, क्योंकि सन का मास क्या है, बहुत ज्यादा है। सन का मास कितना है, मास ऑफ सन है, ये डाटा आप लोग ध्यान में रख ले, है ना। मास ऑफ सन कितना होता है, 2 × 10⁻30 kg, और मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, ये 24 ये 30 है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, है ना। जीरोस के डिफरेंस कितने सारे हो गए, 6 जीरोस के डिफरेंस, 6 जीरोस मतलब लैक्स, 10 लाख से भी ज्यादा, 10 लाख, है ना, 10 लाख का डिफरेंस हो गया। तो ये जो होता है बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है मास में, इस वजह से वहां पे हम लोगों को दिखाई देता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और नॉर्मल केसेस में जो हमारे पास आसपास के मासेस दिख रही हैं वहां पे दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन अब जब लग रहा है तो कितना लग रहा है सर, ये भी तो बताइए कि आखिर लग रहा है तो फोर्स कितना लग रहा है, वो हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने बताया कि वो फोर्स कितना लग रहा है, किसके थ्रू, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। क्लियर है। तो आखिर क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट
every object in universe attract other object with force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. क्लियर? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पे ये एक स्टेटमेंट है किसका? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इस ग्रेविटेशन के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स है, क्लियर है, ये जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो ये कीवर्ड्स याद रखने हैं हम लोगों को। ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे है ये। यानी अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है? एक का मास m1, एक का मास m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। क्लियर है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग मास को इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी इंक्रीज होगा, है ना। दोनों में से किसी का मास, या तो इसका मास इंक्रीज करो तो फोर्स इंक्रीज होगा, इसका मास इंक्रीज करो तो फोर्स इंक्रीज होगा, दोनों का मास इंक्रीज करो तो भी फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो अभी हम लोग ने समझा। ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? जब हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस कम करेंगे, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ कि जब ये रिड्यूस होगा तो ये इंक्रीज होगा, ये रिड्यूस होगा तो ये इंक्रीज होगा। क्लियर है? ये हमारा इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों कंबाइन करेंगे इनको, तो ये m1 m2 अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। क्लियर है? इसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लेंगे कैपिटल G अपॉन r स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हो गया फोर्स का, यानी दो ऑब्जेक्ट या दो मास जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं उनका जो फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया? F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया हमारा इसका फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब यहाँ पे ये G क्या है? G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम लोग यहाँ पे समझे।